इतिहास में ना एक पैटर्न बार बार देखने को मिलता है। एक समाज सालों तक, बल्कि मैं कहूंगा पीढ़ियों तक जुल्म सहता रहता है, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता है। बिल्कुल। और फिर अचानक एक दिन कोई बहुत छोटी सी, लगभग बेमतलब सी घटना होती है और सब कुछ उबल पड़ता है। और सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है? वो टिपिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ, यही सवाल है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो एक किसान की कहानी के जरिए इसी पहेली की परतें खोलता है। और ये सवाल सिर्फ हिम्मत का नहीं है, ये उस मनोविज्ञान का है जो एक चिंगारी को जंगल की आग में बदल देता है। और ये सवाल बहुत गहरा है। बात सिर्फ विद्रोह की नहीं है, बात उस चुप्पी की भी है जो विद्रोह से पहले होती है। वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो लोगों को सालों तक कैद रखती हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। हम एक कहानी को आधार बनाकर उन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक धागों को सुलझाएंगे जो दमन की चुप्पी को तोड़कर बदलाव की आवाज बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक कह सकते हैं जालिम जमींदार का राज है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक गरीब, बहुत मेहनती किसान है जो बस अपना गुजारा करना चाहता है। लेकिन जमींदार और उसके आदमी, जिन्हें कहानी में कारिंदे कहा गया है, वो लगातार गरीबों का हक मारते हैं। यहाँ तक तो कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन असली कहानी उस माहौल में छिपी है जो जमींदार ने बना रखा है। कहानी में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। किसान अन्याय सहता रहा क्योंकि उसके पास न शक्ति थी न सहारा। ये सिर्फ आर्थिक या शारीरिक लाचारी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मतलब आप कह रही हैं कि ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें लोगों के दिमाग में बनी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समाजशास्त्र में इसे सीखी हुई लाचारी कहते हैं। सीखी हुई लाचारी मतलब लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हाँ बिल्कुल, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब किसी समूह को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि उनके किसी भी एक्शन का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, अच्छा, कि सिस्टम को बदला नहीं जा सकता, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस सिर्फ कहानियों में नहीं होती। कहाँ देखते हैं हम इसे असल जिंदगी में? हर जगह। हम इसे उस कॉर्पोरेट कल्चर में देखते हैं जहाँ एक टॉक्सिक मैनेजर के नीचे कर्मचारी नए आइडिया देना बंद कर देते हैं। सही बात है। क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ नहीं बदलने वाला। हम इसे उन समाजों में देखते हैं जहां लोग मान लेते हैं कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है और उसे चुनौती देना नामुमकिन है। जमींदार की असली ताकत उसकी लाठी में नहीं, गांव वालों के इस पक्के यकीन में थी कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वो किसान अकेला तो नहीं था। पूरा गांव उसी जुल्म को झेल रहा था। तो फिर सब मिलकर आवाज क्यों नहीं उठाते थे? क्योंकि वहां एक और मनोवैज्ञानिक फंदा काम कर रहा था। वो क्या? उससे कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। इसका मतलब है कि ग्रुप में हर व्यक्ति निजी तौर पर एक बात से असहमत होता है, लेकिन क्योंकि कोई और कुछ नहीं बोल रहा होता तो उसे लगता है कि शायद बाकी सब लोग सहमत हैं। कमाल है। मतलब हर गांव वाला अपने घर में सोच रहा था कि ये जुल्म गलत है। हाँ। लेकिन बाहर आके जब वो दूसरों को चुप देखता था तो मान लेता था कि शायद सिर्फ मुझे ही इतनी तकलीफ है। सटीक। हर कोई गलत सोच रहा था क्योंकि हर कोई दूसरे की चुप्पी को देख के गलत नतीजा निकाल रहा था। हर कोई सोच रहा था मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। और जब सब यही सोचते हैं तो वाकई कोई कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल। ये वो मनोवैज्ञानिक किला है जो जमींदार ने बिना एक भी ईंट लगाए खड़ा कर दिया था, और ये किला किसी भी असली किले से ज्यादा मजबूत था। तो अब तक हमने एक ऐसे सिस्टम की बात की जो पूरी तरह से स्थिर लग रहा था। एक तरह का डेडलॉक। हाँ, जहां कोई बदलाव मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर वो एक लम्हा आया जिसने इस पूरे समीकरण को पलट दिया। हुआ ये कि जमींदार के एक आदमी ने, और कहानी इस बात पर जोर देती है कि बिना किसी कारण के, अच्छा, उस किसान का सरेआम अपमान किया और उसकी थोड़ी सी फसल जबरदस्ती छीन ली। वो बिना किसी कारण वाली शब्द यहाँ बहुत अहम है। क्यों? यह दिखाता है कि जुल्म अब जरूरत या लालच से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी ताकत का नशा दिखाने के लिए हो रहा था। यह अन्याय को और भी ज्यादा छुभने वाला बना देता है। जब जुल्म का कोई तर्क न हो तो उसे सहना नामुमकिन हो जाता है। कहानी में आगे बताया गया है कि ये सिर्फ उस किसान का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए अपमान था। शायद सबके सामने हुआ होगा। हाँ, और उसी पल सालों से जो दर्द अंदर दबा हुआ था वो एक चिंगारी बनकर भड़क उठा। पर यहां मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। चाहे नजरिया कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है। मतलब असल जिंदगी में जब कोई अकेला इंसान सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसे कुचल देता है। सही बात है। तो इस कहानी में ऐसा क्या अलग था कि नतीजा कुछ और निकला? हर चिंगारी आग तो नहीं बनती। बहुत बहुत जरूरी सवाल है ये,
और इसका जवाब उस अपमान के तरीके में छुपा है। ये सिर्फ फसल छीनने का मामला नहीं था, ये इज्जत छीनने का मामला था। अच्छा। जब हमला किसी की रोजी रोटी पर होता है तो इंसान शायद डर के मारे सह जाए, लेकिन जब हमला किसी के आत्मसम्मान पर, उसकी गरिमा पर होता है तो डर पर गुस्सा हावी हो जाता है। बिल्कुल। उस किसान के लिए शायद उस दिन चुप रहना अपनी नजरों में मर जाने जैसा था। तो ये एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। हाँ, कह सकते हैं। वो चिंगारी असल में आत्मसम्मान के जागने का प्रतीक है। उस एक पल में उस किसान ने हिसाब किताब करना बंद कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या नुकसान होगा। उसने सिर्फ अपनी गरिमा के लिए खड़े होने का फैसला किया, और उसने ये अकेले ही किया। अकेले ही। जब उसने पहली बार जमींदार का विरोध किया तो उसने सिर्फ अपनी आवाज नहीं उठाई, उसने उस मनोवैज्ञानिक किले में पहली दरार डाल दी। जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि उस किसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक तरफ सालों का दबा हुआ डर और वो सीखी हुई लाचारी, और दूसरी तरफ वो एक पल का आत्मसम्मान। ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। यकीनन। और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। उसने जो किया वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो एक सिग्नल था। एक सिग्नल? कैसे? उसने बाकी गांव वालों को ये दिखाया कि विरोध करना संभव है। उसने उस प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस के पर्दे को फाड़ दिया। अब हर कोई देख सकता था कि कम से कम एक व्यक्ति है जो उनकी ही तरह महसूस करता है। और फिर वो हुआ जिसकी हम बात कर रहे थे, चिंगारी फैलने लगी। कहानी कहती है कि किसान की हिम्मत देखकर जो लोग अब तक डर के कारण चुप थे, वे एक एक करके उसके साथ खड़े होने लगे। ये एक एक करके वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ। ये कोई अचानक आई बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक एक इंसान का निजी फैसला था। ये सामूहिक कार्रवाई का दिल है। देखिए, पहले व्यक्ति को खड़ा होने में सबसे ज्यादा जोखिम होता है। सही बात है। लेकिन असली जादू तब होता है जब दूसरा व्यक्ति उसके साथ खड़ा होता है। सही। उसे फर्स्ट फॉलोअर कहते हैं। अच्छा। वो सिर्फ भीड़ नहीं बढ़ाता, वो लीडर को एक लीडर बनाता है। वो बाकी लोगों को दिखाता है कि ये किसी एक आदमी का पागलपन नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। मतलब दूसरे आदमी को खड़े होने में पहले से कम हिम्मत लगती है और 10वें को उससे भी कम। हाँ, और फिर एक टिपिंग पॉइंट आता है। एक ऐसा मोड़ आता है जब भीड़ का हिस्सा ना बनना ज्यादा बड़ा रिस्क लगने लगता है। जब आप देखते हैं कि गांव के 10, 20, 50 लोग खड़े हो गए हैं, तब चुप बैठे रहना कायरता या जमींदार का साथ देने जैसा लगने लगता है। बिल्कुल। उस किसान ने पहला सबसे मुश्किल कदम उठाया और बाकियों के लिए रास्ता आसान कर दिया। ये तो कुछ सोशल मीडिया के वायरल मोमेंट जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। हजारों लोग एक ही चीज से नाराज होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एक व्यक्ति एक वीडियो या एक ट्वीट करता है और अचानक वही नाराजगी एक आंदोलन बन जाती है। हाँ। उस किसान का विरोध उस जमाने का वायरल मोमेंट था। बेहतरीन। और देखते ही देखते जो छोटी सी चिंगारी थी वो एक बड़ी आग बन गई। एक अकेले आदमी का विरोध पूरे गांव का आंदोलन बन गया। और जमींदार की सबसे बड़ी ताकत यानी गांव वालों का बिखराव अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। वो बांटो और राज करो की नीति पर चल रहा था, और अब गांव वाले एक हो चुके थे। और नतीजा? कहानी बताती है कि जमींदार को पहली बार अपनी शक्ति डगमगाती हुई महसूस हुई। गांव वालों की एकता के सामने उसका जुल्म ज्यादा दिन नहीं चल पाया। कहानी का अंत ये नहीं बताता कि जमींदार का क्या हुआ, लेकिन ये साफ है कि उस दिन उस गांव की जीत हुई। और ये जीत सिर्फ उस दिन की फसल वापस पाने या उस कारिंदे को सजा दिलवाने की नहीं थी। नहीं, ये डर पर जीत थी। ये अपनी आवाज वापस पाने की जीत थी। उस दिन गांव वालों ने सिर्फ जमींदार को नहीं हराया, बल्कि उन्होंने अपनी उस सोच को, उस लर्न्ड हेल्पलेसनेस को हराया कि वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने दिमाग में बने उस किले को तोड़ दिया था। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को समेटें तो क्या निकल कर आता है? कहानी हमें बताती है कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा किसी बड़ी सेना या बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं होती। इसकी शुरुआत साहस की एक छोटी सी चिंगारी से होती है। बिल्कुल। और वो चिंगारी अक्सर किसी बड़े वैचारिक या राजनीतिक सिद्धांत से नहीं आती। वो अक्सर बहुत ही निजी, बहुत ही मानवीय चीज से आती है, जैसे कि सरेआम हुआ अपमान या आत्मसम्मान पर हमला। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बड़े सामाजिक बदलावों की जड़ें अक्सर एक व्यक्ति के निजी अनुभव और उसकी गरिमा की लड़ाई में होती हैं। तो आज हमने एक गरीब किसान की कहानी के जरिए देखा कि कैसे एक अकेला साहसी कदम एक पूरे गांव को जगा सकता है। हमने दमन के मनोविज्ञान यानी लर्न्ड हेल्पलेसनेस और प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस को समझा,
हमने उस अपमान के क्षण को देखा जो निर्णायक मोड़ बना, और फिर उससे पैदा हुई हिम्मत के सफर को महसूस किया जिसने एक चिंगारी को आग में बदल दिया। और ये कहानी हमें एक आखिरी बात याद दिलाती है। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है, लेकिन वो सफल तभी होता है जब वो एक से अनेक में बदल जाता है। सही। किसान की हिम्मत चिंगारी थी, लेकिन गांव की एकता वो हवा थी जिसने उसे आग बनाया। आखिर में एकता ही वो शक्ति है जो बड़े से बड़े जुल्म को चुनौती दे सकती है। ये कहानी हमें चिंगारी से आग बनने तक का सफर दिखाती है। जमींदार की शक्ति डगमगा गई और जुल्म टिक नहीं सका। लेकिन एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है वो ये है, उस आग के बाद क्या होता है? जब पुरानी जालिम व्यवस्था की शक्ति को चुनौती दे दी जाती है, तो उसके मलबे पर एक नई और न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विद्रोह करना एक बात है, पर एक बेहतर समाज बनाना शायद उससे भी बड़ी चुनौती है।